हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिन्हें यह दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती, अक्सर वही लोग दुनिया की हिस्ट्री बदल देते हैं। और ये सच में होता भी है। जिन्हें जितना नकारा समझा जाता है, जितना भी बेकार समझा जाता है, वही आगे चलकर इतिहास रचते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे आप कभी इंटरव्यू पढ़िए तो कई आपको ऐसे नाम मिलेंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम मिल जाएगा, जो बचपन में तेज थे, लेकिन किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं था कि वो इतनी बड़ी खोज कर देंगे। ब्रेल लिपि जिन्होंने बनाई, वो तो एक तरीके से अंधे थे, तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कोई कि वो एक ऐसी लिपि बना देंगे जो अंधे हैं उनके लिए वो आंखों का कार्य करेगी। इसलिए कभी भी अगर आपकी कोई आलोचना करता है तो उससे निराश मत होइए। हाँ, उस आलोचना को किस ढंग से आप लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है। या तो आप उसके बारे में सोच सोच के बैठे रहिए, या फिर आप कितना उसको एफर्ट करके अपनी उस आलोचना को दूर करने की कोशिश करते हैं और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आलोचनाओं का आप पर कोई असर नहीं पड़ता है और आप सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस लायक नहीं समझा जाता था, लेकिन उन्होंने बाद में दुनिया को अपनी महत्ता समझाई। तो चलिए न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। पहला हमारा पेज है नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, नए संसद भवन का रास्ता हुआ साफ। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ वो वोटिंग के जरिए हुआ, और 2-1 के मत से ये फैसला पारित हो गया है। अब नए संसद भवन यानी कि सेंट्रल विस्टा का रास्ता बन गया है, और जल्द ही ये भवन यानी कि अगस्त 2022 तक शायद ये आकार में आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, देश का पहला संस्कृत अर्थशास्त्र कोर्स बीएचयू में। और ये देश का पहला, वाकई में गर्व की बात है, क्योंकि बीएचयू खुद में एक इतिहास है भारत का, और उसमें अब पहला संस्कृत अर्थशास्त्र कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो इस न्यूज़ में और क्या है, डिटेल से आगे जानेंगे। और तीसरी न्यूज़ है कि सियासी गहमा गहमी के बीच 29 से बजट सत्र। देखिए, 1 फरवरी को बजट पेश होने की बात हो चुकी है, और सत्र जो है वो 28 या 29 जनवरी से चलता है। तो अब 29 जनवरी से बजट सत्र चालू होगा। जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन की वजह से पक्ष और विपक्ष दोनों में तकरार बनी हुई है। तो अब चलिए पहली हेडिंग से शुरू करते हैं। नए संसद भवन का रास्ता हुआ साफ। आपको पता होगा कि संसद भवन जो है उसका इतिहास, संसद भवन अभी जो वर्तमान में हमारा संसद भवन है उसका निर्माण 1921 में हुआ था। यानी 1921 से 1927 6 साल उसका निर्माण हुआ था। और इसके जो वास्तुविद थे, यानी कि जिन्होंने इसका स्ट्रक्चर तैयार किया था, वो थे लुटियंस। और किसकी देख रेख में ये निर्माण हुआ था? ये सर हर्बर्ट बेकर की देख रेख में इसका निर्माण हुआ था। अगर हम संसद भवन के व्यास की बात करें तो इसका व्यास है 170.69 मीटर। इसकी परिधि लगभग आधा किलोमीटर से अधिक है, यानी कि 536.33 मीटर। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें टोटल 144 पिलर हैं, यानी कि खंभे हैं। टोटल 12 गेट हैं। तो ये तो आपको पुराने संसद की बात हो गई। और अगर हम नए संसद की बात करें तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में आपको मैंने बताया कि बहुमत के द्वारा इसे पास किया गया है। इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि एनजीटी का इसको क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मंजूरी इसे नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से ये मामला हाई कोर्ट में चला गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट से ये मामला पास हो गया है, और इसका जो लक्ष्य है बनाने का वो 22 अगस्त 2022 तक है। केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर बहुत उत्साहित है। इसके तहत वर्तमान में 3 गुना बड़े नए संसद भवन के साथ सभी मंत्रालयों के दफ्तर एक जगह बनाए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। 900 से 1200 सांसदों के बैठने की क्षमता वाले नए भवन का निर्माण अगस्त 2022 में 75वीं वर्षगांठ पर पूरा होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, देश का पहला सांस्कृतिक अर्थशास्त्र कोर्स बीएचयू में।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय सांस्कृतिक अर्थशास्त्र पर देश का पहला 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इसके तहत देश की कला व संस्कृति, वैदिक आध्यात्मिक ग्रंथ, लोक साहित्य, वास्तुकला, वैदिक विज्ञान, प्राचीन कलाकृति, गौरवशील धरोहर, मूर्त अमूर्त विरासत, लोक कलाओं की आदि को उद्योग से जोड़कर अध्ययन और शोध किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड व हार्वर्ड समेत नीदरलैंड के रॉटरडम जैसे ख्यात विश्वविद्यालयों में भारत के सांस्कृतिक अर्थशास्त्र को आधार बनाकर कोर्स चलाए जा रहे हैं। इंडोलॉजी अर्थात देश की प्राचीन विद्याओं, वेद, वेदांत, दर्शन शास्त्रों, कौटिल्य मौर्य काल के राजनीतिक दर्शन व अर्थनीति को आधार बनाकर सांस्कृतिक अर्थशास्त्र का प्रसार किया गया। कोर्स की प्रस्तावक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा आशीष मल्होत्रा ने बताया कि पश्चिम के छात्रों को भारत और बनारस की संस्कृति लुभा रही है। यह कोर्स उन्हें और भारतीय छात्रों को भी बीएचयू में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बीएचयू की अगर हम इतिहास की बात करें तो बीएचयू की स्थापना डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने की थी और इसकी स्थापना 1916 में 1916 में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है और इस न्यूज में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने को मिल जाएंगे कि सियासी गहमा गहमी के बीच 29 से बजट सत्र। सबसे पहले तो बजट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। बजट पूरे वर्ष का भारत का लेखा जोखा, यानी कि जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण उसके बजट से जरूर होता है। बजट में पूरे वर्ष का लेखा जोखा होता है, कितना आपने इस वर्ष खर्च किया, आय व्यय का पूरा लेखा जोखा होता है और आगामी वर्ष में आप किस चीज़ों में कितना खर्च करने की योजना बना रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में या फिर सामाजिक क्षेत्र में आप कितना खर्च करेंगे, इसका पूरा लेखा जोखा बजट के माध्यम से दिया जाता है। अगर हम बजट के इतिहास की बात करें तो 7 अप्रैल 1860 में देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था और यह देश का पहला बजट था। स्वतंत्रता के बाद आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया और ये जो बजट था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक यानी कि 7 महीने का था। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। फिर से सुन लीजिए, गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। सीडी देशमुख, आपने कई बार ये नाम एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, शायद जो एसएससी की तैयारी करते हैं उन्हें पता भी होगा। सीडी देशमुख वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर दोनों थे। 1951 और 1952 का बजट इन्होंने ही पेश किया था। और बजट हिंदी में कब से पेश किया जा रहा है यह जानना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट हो सकता है। तो 1955 और 56 से हिंदी में बजट पेश किए जाने का प्रावधान रखा गया। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और अब इस न्यूज़ में ये है कि 29 जनवरी को बजट सत्र शुरू हो जाएगा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों में संयुक्त अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। दो चरणों में होने वाले बजट सत्र के पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा जो सत्र होगा वो 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलने की संभावना है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है, गणतंत्र दिवस पर नहीं आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। और दूसरी न्यूज़ है, भारत विश्व के विकासशील देशों की बनेगा आवाज। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस पर नहीं आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन। जैसा कि हर गणतंत्र दिवस पर किसी न किसी देश के शख्सियत को मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में बुलाया जाता है गणतंत्र दिवस पर, यानी कि 26 जनवरी पर। तो इस बार का जो कार्यक्रम था वो था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का। लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं ब्रिटेन में, वो भयावह स्थिति बनी हुई है और ब्रिटेन में फिर से 45 दिन का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है।
फिर से सुन लीजिए, 45 दिन का सख्त लॉकडाउन, जैसा कि भारत में लगा था पहला लॉकडाउन, बिल्कुल उसी तरीके से सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लोगों को घर में रहना होगा, जरूरी कार्य के लिए ही आप निकल सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है वो काफी खतरनाक है और बहुत ही तेजी से लोगों में फैल रहा है। और अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें आना था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके इसकी जानकारी दे दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी असमर्थता को एक तरीके से मान लिया है और कहा है कि ठीक है, आप अपने देश की पहले स्थिति को ठीक से संभालिए। अगर हम गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि को बुलाने की बात करें तो 1950 में पहले अतिथि की शुरुआत हुई थी और वो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले गणतंत्र दिवस के अतिथि थे। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, भारत विश्व के विकासशील देशों की बनेगा आवाज। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विकासशील देशों की आवाज बनेगा। इन देशों में मानवता की दुश्मन बनी आतंकवाद जैसी समस्याओं को जड़ से मिटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करेगा। सुरक्षा परिषद में भारत का कार्यकाल मानवता पर केंद्रित रहते हुए विश्व शांति और सुरक्षा को समर्पित करेगा। भारत की इस सकारात्मक सोच को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद के स्पेशल फ्लैग इंस्टॉलेशन सेरेमनी में व्यक्त किया। आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और प्रेजेंट टाइम में इसमें 193 देश हैं और इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुतरेस। तो ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज हैं। पहली न्यूज है कि प्रधानमंत्री ने पेश किया एनर्जी रोड, यहां पर रोड मैप होगा, दोगुनी होगी अर्थव्यवस्था में गैस की हिस्सेदारी। 3000 करोड़ की लागत वाली कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। और दूसरी न्यूज है माल ढुलाई कारोबार को बढ़ाने के लिए रेलवे का नया पोर्टल लॉन्च। पहली न्यूज से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश की भावी एनर्जी खपत का रोड मैप पेश किया है। इसके तहत देश की इकोनॉमी में गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6% से बढ़कर अगले 5 वर्षों में दोगुनी की जाएगी और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए सौर और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। ये कदम आयातित कच्चे तेल पर देश की निर्भरता को कम करेंगे, जिसका रणनीतिक फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी 3000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करते हुए मंगलवार को यह वक्तव्य दे रहे थे। देखिए, जिस तरीके से कई हिस्सों में अभी तक गैस की आपूर्ति नहीं थी, वहां पर अब गैस पाइपलाइन के माध्यम से विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं। और ये जो कर्नाटक केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक की जो दूरी है वो 450 किलोमीटर की है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से अभियान मान सकते हैं आप, क्योंकि आप इस तरीके से सोचिए कि अगर आपके यहाँ ये दिक्कत होती है गैस की तो आप कितना परेशान होते हैं, और जिनके पास गैस ही नहीं है उन्हें सोचिए, यह गैस पाइपलाइन उनके लिए एक बहुत बड़ा विकास कार्य है। नेक्स्ट न्यूज है माल ढुलाई कारोबार को बढ़ाने के लिए रेलवे का नया पोर्टल लॉन्च। रेलवे के माल ढुलाई कारोबार को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को नया माल ढुलाई पोर्टल लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे का फ्रंट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल ग्राहकों के लिए वन स्टॉप सिंगल विंडो की तरह काम करेगा। यह पोर्टल रेलवे के साथ काम करने की सुगमता के मामले में गेम चेंजर साबित होगा। रेल मंत्री ने और भी इसके बारे में बताया कि अपनी तरह के इस पोर्टल को ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। अभी जिस तरीके से आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी भी भारतीय रेलवे सुचारू रूप से यानी कि 100% अपनी तरह से नहीं चल रही हैं। कुछ ही ट्रेनों को कुछ ही रूट पर चलाया जा रहा है और इसे फिर से नए तरीके से चलाने की रेल मंत्री की ऐसी संभावना है। और इस नए पोर्टल को सभी मौजूदा और नए ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे व्यवस्था में पारदर्शिता आए और उन्हें पेशेवर तरीके से सहयोग मिल सके। तो ये बिजनेस पेज की दो न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है आलोचना को स्वीकार करें नेता। मोदी अपने आलोचकों से मुकदमेबाजी में उलझे
तो उनके लिए एक अलग विभाग बनाना पड़ेगा। अन्य नेता उनसे यह सीखे तो अपनी आलोचना को सहने की उनमें शक्ति आएगी। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है लोकतांत्रिक विषयों के जानकार ए सूर्य प्रकाश द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा भीड़ तंत्र को थोपने की कोशिश। यदि कृषि कानून को वापस लेने के लिए जोर जबरदस्ती वाला रवैया अपनाया जाएगा तो फिर किसी कानून की खैर नहीं। और ये आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान ने। तीसरा आर्टिकल है हमारा नवनिर्माण को मंजूरी, जैसा कि सेंट्रल विस्टा नए संसद भवन को मंजूरी मिल गई है, उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। तो हम पहले आर्टिकल से अपने शुरू करते हैं। आलोचना को स्वीकार करें नेता। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक हालिया फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को पुष्ट करने के साथ ही अपनी आलोचना से कुपित होने वाली सरकारों को आईना भी दिखाना है। आशा की जानी चाहिए कि यह निर्णय उन अन्य राज्य सरकारों के लिए भी नजीर बनेगा जो नागरिकों द्वारा अपनी आलोचना के बाद उन्हें सताने पर आमादा हो जाती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला यशवंत सिंह के मामले से जुड़ा है, जिनके खिलाफ पिछले वर्ष इस कारण एफआईआर हुई थी कि उन्होंने एक ट्वीट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रदेश को जंगल राज्य में तब्दील कर दिया है। ट्वीट में हत्या, अपहरण और फिरौती मांगने में जुड़े मामलों का हवाला दिया गया था। सिंह पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 500 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D यानी 66D के तहत एफआईआर दर्ज हुई। आईपीसी की धारा 500 जहां मानहानि से जुड़ी है, वहीं आईटी एक्ट की धारा 66D का संबंध किसी भी छवि विकृत कर उसे के साथ धोखाधड़ी से है। इस एफआईआर के खिलाफ यशवंत सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया। उनके वकील ने दलील दी कि सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में ही सरकार की आलोचना की और सरकारी कामकाज में ऐसी असहमति कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दुर्भावना से प्रेरित है, जिसका मकसद उन्हें सरकार के खिलाफ असहमति प्रकट करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि चूंकि कोई अपराध ही नहीं हुआ तो एफआईआर खारिज की जानी चाहिए। देखिए, हर स्टेट में क्राइम होता है, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी भी स्टेट में जीरो क्राइम है। अगर हम नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की बात करें तो उन्होंने जो 2019 का आंकड़ा दिया था उसमें 2018 के मुकाबले 1.6% की बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि लगभग 50,000 से अधिक केसेस और बढ़े थे, दर्ज किए गए थे, हत्या के, अपहरण के, बलात्कार के, इन सब मामलों के। और अगर इस रिपोर्ट में हम ये बात करें कि सबसे अनसेफ सिटी कौन सी है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मुंबई का, और ये इसी रिपोर्ट में बताया गया है, और ये भारत सरकार की रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा अगर हम हत्या की बात करें तो उत्तराखंड में हुई है 4.3%। 4.3% वहां की जनसंख्या के हिसाब से इतनी हत्याएं वहां पर होती हैं। और उसके बाद नंबर आता है असम का, जहां पर 3.6% हत्याएं नोटिस की गई है। वास्तव में अपनी आलोचना से परेशान होने वाले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए कि वह उन्हें अपशब्द कहने वालों से कैसे निपटते हैं। मोदी विरोधी फेसबुक, ट्विटर पर उन्हें लेकर अत्यंत आपत्तिजनक सामग्री लगाते रहते हैं। कई बार असंसदीय हैशटैग बनाकर उन्हें ट्रेंड भी कराते हैं। उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर मर्यादा तक भूल जाते हैं। यहां तक कि मोदी को पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कहना पड़ा था कि कांग्रेसी नेता उन्हें गंदी नाली का कीड़ा तक कहते हैं। अब सोच लीजिए कि एक आप नरेंद्र मोदी को नहीं, प्रधानमंत्री को ऐसा शब्द बोल रहे हैं। हर पद की एक गरिमा होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर रेल मंत्री, कई ऐसे सभी पद की गरिमा होती है। अगर आप उसके लिए इस तरीके से अपशब्द कहेंगे तो ये संसद का, लोकतंत्र की भावना का अपमान है। नेक्स्ट आर्टिकल है भीड़ तंत्र को थोपने की कोशिश। संभव है कि नए कृषि कानून कुछ किसानों और किसान संगठनों को रास नहीं आ रहा हो। ऐसे किसानों और उनके संगठनों को इन कानून का विरोध करने और यहां तक कि उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। वे यह भी कह सकते हैं कि सरकार इन कानूनों को खत्म करे, लेकिन उन्हें यह फिर किसी अन्य को यह अधिकार नहीं है कि वह रास्ते रोककर इन कानूनों को खत्म करने की जिद पकड़े। करीब 40 किसान संगठन ठीक यही कर रहे हैं। वह न केवल दिल्ली के विभिन्न रास्तों को अवरुद्ध किए हुए हैं, बल्कि
इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे रास्ते को पूरी तरह जाम कर देंगे अथवा गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। यह और कुछ नहीं, लोगों को तंग कर सरकार को झुकाने की प्रवृत्ति है। किसान नेता केवल कृषि कानूनों को खत्म करने की जिद नहीं पकड़े हुए हैं, बल्कि वे सरकार से बातचीत के दौरान इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, न अपील न दलील, केवल रिपिल। 7वें दौर की बातचीत में ठीक यही कहा गया। शुरुआती दौर में तो स्थिति थी कि केंद्रीय मंत्री जैसे ही अपनी बात कहना प्रारंभ कर रहे थे, किसान नेता कुर्सियां घुमाकर उनकी पीठ की तरफ मुंह करके बैठ गए। यह तब है जब इस आंदोलन के मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसानों की भागीदारी है। इन किसान संगठनों के कुछ नेताओं को किसान नेता कहना भी कठिन है, जैसे कि योगेंद्र यादव। वह करीब साल भर पहले जेएनयू में फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन करते थे। इसके बाद वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को उकसाने में जुटे। अब वह यह बात कह रहे हैं कि देश के किसानों का नेतृत्व उनके हाथ में है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि किसान अन्नदाता है और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन यदि हम इस तरह से कानून को वापस लेने के लिए जोर जबरदस्ती वाला रवैया अपनाएंगे तो फिर किसान किसी भी कानून की खैर नहीं। हो सकता है नए कृषि कानून से किसानों की सभी समस्याओं का समुचित समाधान हो जाए, लेकिन किसान किसी भी स्थिति में सरकार के साथ बैठकर बातचीत करने को तैयार नहीं है। जो भी हो, यह वही रवैया है जिसका परिचय दिल्ली एनसीआर में लोगों की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग में धरने पर बैठकर लोगों ने दिया था। देखिए, भीड़ तंत्र एक तरीके से आप अगर रोड जाम करके अपनी बात को मनवाना चाहते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोपना है लोगों पर, लोकतंत्र पर। आपको स्वतंत्रता है, आप धरना करिए, लेकिन इस तरह से ना करिए कि लोगों को परेशानी हो। अगर आपको कृषि कानून में कोई खामियां दिख रही हैं तो आप सरकार से बैठकर उस बारे में बात करिए, अपने पॉइंट्स को रखिए। लेकिन आप एक ही जिद पकड़े हुए हैं कि पूरा कानून ही वापस हो जाए, तो ये कैसे संभव है? अगर आज सरकार आपके कानून को वापस करती है तो अगले समय में सरकार कोई कानून ही नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसके विरोध में फिर सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे और सरकार को फिर वो उस कानून को वापस लेना पड़ेगा। इसलिए अगर आप बैठकर सरकार से वार्ता करेंगे, अपने मुख्य बिंदुओं को रखें, उसमें संशोधन करवाएं, हो सकता है बीच का रास्ता जरूर निकलेगा और लोगों को जो परेशानी हो रही है उससे निजात मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है नवनिर्माण को मंजूरी। नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सेंट्रल विस्टा परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से यही सिद्ध हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जताई जा रही आपत्तियों में कोई दम नहीं था और उसे रोकने के लिए दायर की गई याचिका संकीर्ण इरादों से प्रेरित थी। कायदे से ऐसी याचिकाओं पर गौर ही नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा सरकार के हर फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की प्रवृत्ति को और बल ही मिलेगा। यह ठीक नहीं है कि बीते कुछ समय से सरकार के प्रत्येक निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी। सेंट्रल विस्टा परियोजना के खिलाफ एक नहीं कई याचिकाएं दायर की गई हैं। किसी में पर्यावरण से संबंधित सवाल उठाए गए, किसी में भूमि उपयोग संबंधी और किसी में यह कहा गया कि नए संसद भवन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इन याचिकाओं के अलावा कई विपक्षी दलों ने अनावश्यक आपत्तियां उठाई। इनमें वो कांग्रेस भी शामिल रही, जिसने सत्ता में रहते हुए खुद ही नए संसद भवन के निर्माण की जरूरत जताई थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो संसद भवन के आसपास बनी उन इमारतों को विरासत का दर्जा देने में जुट गए थे, जिन्हें किसी भी लिहाज से यह दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारे लिए। खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के प्रोटोकॉल को सख्त बनाया। टेनिस के शीर्ष खिलाड़ियों ने मेलबर्न में 8 फरवरी से शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियाई ओपन के प्रोटोकॉल को सख्त बताया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन ने यहां पर बनाया नहीं, बताया होगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के आयोजकों ने खिलाड़ियों के लिए बायो बबल यानी कोरोना से बचाव के लिए बनाया गया सुरक्षित माहौल तैयार किया है, जिसमें सभी को रहना अनिवार्य है। इस टूर्नामेंट की विजेता सोफिया केनिन ने प्रोटोकॉल की आलोचना करते हुए कहा कि 2 सप्ताह तक क्वारंटाइन, कोरोना टेस्ट, सीमित अभ्यास, 1 सप्ताह में सिर्फ एक खिलाड़ी के साथ अभ्यास जैसे नियम मेलबर्न में हमारी परीक्षा लेंगे। यह बबल आसान नहीं है और यह नियम काफी कठोर है। तो ये आज का यानी 6 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।